नमस्कार। पिछली क्लास में हमने पढ़ा रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या होता है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। रासायनिक अभिक्रिया जो है उसमें आप जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। जब कोई दो पदार्थ आपस में मिलकर नया पदार्थ बनाते हैं या कोई पदार्थ टूटकर दो या अधिक पदार्थ बनाता है तो उसे रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में आप जानते हैं कि कुछ बंध टूटते हैं और कुछ नए बंधों का निर्माण होता है। ये बंध टूटने की और बंध बनने की प्रक्रिया में जो समय लगता है वो ही रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले अपन देखते हैं कि पहला जो कारक है वो है अभिकारकों की प्रकृति। अभिकारकों की प्रकृति से तात्पर्य है कि जो अभिक्रिया में अपन ने जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि अभिक्रिया में क्रियाकारकों के मध्य के जो बंध हैं, पुराने बंध, वो टूटते हैं और नए बंधों का निर्माण करते हैं। जिनमें बंध आसानी से टूट जाएंगे, आसानी से जब बंधों का निर्माण हो जाएगा तो ऐसे यौगिकों के लिए जो अभिक्रियाएं हैं वो शीघ्रता से संपन्न होगी। और जब बंध टूटने और बनने में ज्यादा समय लगेगा, उन अभिक्रियाओं के लिए जो समय है वो ज्यादा लगेगा और अभिक्रिया का वेग भी कम हो जाएगा, यानी वो धीमी गति से संपन्न होती है। उदाहरण के लिए अपन देखें कि जिन अभिक्रियाओं में सामान्यतः आयन बनते हैं, जैसे मैं लेता हूं Ag प्लस और Cl माइनस की अभिक्रिया, तो ये शीघ्रता से जो भी अभिक्रिया है Ag प्लस आयन और Cl माइनस आयन तुरंत शीघ्रता से, यानी जिनमें आयन बनते हैं यानी आयनिक अभिक्रियाएं तीव्रता से होती हैं। दूसरा, जिन अभिक्रियाओं में मुक्त मूलक बनते हैं मध्यवर्ती, उनमें की अभिक्रियाएं शीघ्रता से संपन्न होती है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि एल्केनों का जो क्लोरीनीकरण है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो वो मुक्त मूलक अभिक्रिया के द्वारा होती है। जैसे उनके लिए मैं बता दूं, जैसे CH4 है प्लस H2 सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CH3X एल्किल हैलाइड प्लस HX का जो निर्माण होता था, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता था। तो ये अभिक्रियाएं शीघ्रता से संपन्न होती है। उदाहरण के लिए अगर अपन देखें तो जो अभिकारक है उनकी प्रकृति के बारे में, KNO4 का जो रंग है, गुलाबी रंग जो गायब होता है, अगर फेरस सल्फेट की उपस्थिति में करवाया जाए तो ये शीघ्रता से गायब हो जाएगा। जबकि ऑक्जेलिक एसिड की उपस्थिति में करवाएं तो ये धीरे धीरे होगा, यानी अभिक्रिया धीमी गति से होगी और इसको गर्म करना पड़ेगा। कुछ अभिक्रियाएं जो कार्बनिक रसायन विज्ञान की अभिक्रियाएं वो शीघ्रता से संपन्न होती है और अकार्बनिक जो रसायन की अभिक्रियाएं हैं वो धीमी गति से संपन्न होती हैं। तो इस प्रकार अभिकारक किस प्रकार के हैं, आयनिक है, कार्बनिक है, अकार्बनिक है, उसके आधार पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करेगा। दूसरा है अभिकारकों की सांद्रता। सांद्रता अभिकारक, जैसा कि आप जानते हैं अनुपस्थिति सिद्धांत से, कि जो अभिक्रिया का वेग है वो टक्कर पर निर्भर करता है। अभिक्रियाएं क्या होती हैं कि जब अणु आपस में भाग लेते हैं तो उन अणुओं के मध्य टक्कर होती है, टक्कर से उनको ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा से उनके मध्य के बंध टूटते हैं और बंध टूटने के बाद में नए बंधों का निर्माण होता है। तो जितनी अधिक टक्करों की संख्या होगी उतने ही जो अभिक्रिया का वेग है वो ज्यादा होगा। तो अभिकारकों की सांद्रता जितनी अधिक ली जाएगी उतना ही अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। नंबर 3 है आपके ताप। ताप बढ़ाने पर सामान्यतः अभिक्रियाओं का वेग बढ़ जाता है। जैसे कि आप जनरल भी देखते हैं कि जो कई बार अपन चीनी को पानी में घोलते हैं, ठंडे में नहीं घुलती, थोड़ा सा अपन उसको गर्म कर देते हैं तो गर्म करने पर वो शीघ्रता से घुल जाती हैं। ठीक उसी प्रकार कुछ अभिक्रियाएं हैं जो ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं जिनको अपन कहते हैं, वो ताप बढ़ाने पर उनका वेग बढ़ जाता है। लेकिन सामान्यतः ये देखा गया है कि अभिक्रिया का वेग जो है वो दुगना हो जाता है जब तापमान में लगभग 10% की वृद्धि करती जाती है। यानी 10% टेम्परेचर अपन अभिकारकों का जो अभिक्रिया का है उसका बढ़ा दें तो लगभग उसका वेग दुगना हो जाता है। लेकिन कुछ अभिक्रियाएं जिन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं, जब ऊष्मा उनमें से निकलती है तो ताप बढ़ाने पर जो उनका वेग कम हो जाता है। जैसे NO प्लस O2 गिव्स 2NO2, तो इसका ताप बढ़ाने पर, क्योंकि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माक्षेपी में जैसे कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं 11वीं क्लास में कि जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का निकलना होता है ताप बढ़ाने पर उनका वेग कम हो जाएगा। नंबर 4 अपन चलते हैं उत्प्रेरक एवं संबंधक। मैं बता दूं कि किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक और संबंधक क्या होते हैं। वे पदार्थ
जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर उसके वेग को परिवर्तित कर देते हैं, उसकी गति को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। दोनों ही काम होते हैं, बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। एक पदार्थ जो होता है वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, तो दूसरा ऐसा हो सकता है जो अभिक्रिया के वेग को कम करते हैं। जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है वो तो कहलाता है उत्प्रेरक, और जो वेग को कम करता है वो कहलाता है समंदक या मंदक कहलाता है। ध्यान रहे, ये अभिक्रिया के दौरान स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये एक तरह से जो अभिक्रिया है उस अभिक्रिया में जो अभिकारकों को अभिक्रिया करने के लिए एक मार्गदर्शक का काम करते हैं। ये बताते हैं कि उत्प्रेरक तो छोटा रास्ता बताते हैं, मंदक बड़ा रास्ता बताते हैं, खुद उस रास्ते पर नहीं जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अभिक्रिया के अंत में ये जो उत्प्रेरक और संबंधक है वो अपने आप में बिल्कुल अपरिवर्तित रूप से रहते हैं। जैसे अपन बात करें कि KClO3, जो आपने पहले पढ़ा, 10th में पढ़ा होगा कि KClO3 का जो उसमें अपघटन करवाया जाए तो आपको KCl और ऑक्सीजन गैस मिलती है। जब आप इसको गर्म करते हैं 600 डिग्री के आसपास तो ये अपघटन शुरू हो जाता है, लेकिन इसमें एक पदार्थ MnO2 मिला दें तो ये शीघ्रता से अपघटित हो जाती है और अधिक मात्रा में आपको ऑक्सीजन प्राप्त होती है। इस प्रकार उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने का कार्य करते हैं। नंबर 5 पे अपन चलते हैं कि माध्यम की pH। कुछ अभिक्रियाएं माध्यम अम्लीय माध्यम में होती है, जो जलीय अभिक्रियाएं होती हैं वो कुछ अम्लीय माध्यम में होती हैं, कुछ क्षारीय माध्यम में होती है। तो जो अम्लीय माध्यम में होती है तो अम्लीय माध्यम में उनका वेग बढ़ जाएगा, जो क्षारीय माध्यम में होगी तो क्षारीय माध्यम लेने पर उनका वेग बढ़ जाएगा, अन्यथा उनका वेग कम हो जाएगा। जैसे अपन बात करते हैं कि अम्लीय माध्यम में Pl थर्ड का अपन ऑक्सीकरण करवाएं FeCN6 को, ये ऑक्सीकृत अम्लीय माध्यम में करता है, जबकि Ti फर्स्ट FeCN6 को क्षारीय माध्यम में ऑक्सीकृत करता है। सामान्यतः जो धातु आयनों का जो ऑक्सीकरण होता है वो सामान्यतः हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ने पर बढ़ता है। आगे चलते हैं अपन विलायक की प्रकृति। ध्यान रखिए, अभिकारक जिस प्रकृति के होंगे और अभिक्रिया जिस प्रकृति की होगी उसके अनुसार ही विलायक लेना होगा। जैसे ध्रुवीय जो आयनिक अभिक्रियाएं सामान्यतः ध्रुवीय विलायकों में होगी, कार्बनिक जो अभिक्रियाएं सामान्यतः कार्बनिक विलायकों में संपन्न होती है और उसका वेग जो है उसी विलायक के अनुसार बढ़ जाएगा। 7वां है विकिरण का प्रभाव। कुछ अभिक्रियाएं जो हैं विकिरण में चूंकि फोटोन होते हैं, ऊर्जा होती है, ऊर्जा जो है वो बंध तोड़ने का काम करती है, तो जितनी अधिक ऊर्जा मिलेगी उतना ही उनको बंध आसानी से टूटेंगे और अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। जैसे हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया है H2O + CO2 क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो आपके ग्लूकोज का निर्माण होता है प्रकाश संश्लेषण में, जो बोधन प्रकाश की वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है, अंधेरे में वो नहीं होती है। ठीक इसी प्रकार H2 और Cl2 से 2HCl के निर्माण जो होता है वो भी प्रकाश की उपस्थिति में होता है। तो यहाँ ये जो Hν है फोटोन ऊर्जा, इनको बंध को तोड़ने के लिए पर्याप्त ऊर्जा प्रदान करती है, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। नंबर 8 पे चलते हैं अपन दाब। 8वां जो कारक है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाला, दाब। अगर आप अभिक्रिया बंद पात्र में करवा रहे हैं तो उसके जो दाब है, दाब के अनुसार भी जो अभिक्रिया का वेग है वो दाब पर भी निर्भर करता है। जो अपन देखते हैं कि ला सेटेलियर के नियम के अनुसार ये सारे कारक काम करते हैं अभिक्रिया के लिए। दाब वे अभिक्रियाएं जिनमें सामान्यतः अभिक्रिया संपन्न होने के पश्चात आयतन में कमी होती है, दाब बढ़ाने पर बढ़ती है। अगर आयतन बढ़ता है तो दाब बढ़ाने पर कम होती है, और अगर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो दाब का कोई प्रभाव नहीं होता। यहाँ हम देखते हैं 3 उदाहरण से। पहला उदाहरण मैं लेता हूं, यहाँ पे N2 + 3H2 gives 2NH3 अमोनिया बनाने की विधि है। यहाँ 1 अणु और 3 अणु हाइड्रोजन है, 1 अणु नाइट्रोजन, 3 अणु हाइड्रोजन, टोटल 4 अणु मिलकर यहाँ अभिक्रिया संपन्न करवा के केवल 2 अणुओं का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ आयतन में कमी हो रही है। यहाँ आयतन में कैसे कि 4 अणुओं की जगह केवल 2 अणु बन रहे हैं, तो यहाँ आयतन में कमी हो रही है, तो दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। यानी अधिक अभिक्रिया प्राप्त करने के लिए ली सेटेलियर के नियम के अनुसार अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। दूसरी जो अभिक्रिया मैं ले रहा हूं वो देखिए PCl5 का जो अपघटन करवाते हैं अपन, तो PCl3 + Cl2 आपको प्राप्त हो रहा है। यहाँ 1 अणु भाग ले रहा है, 2 अणु बन रहे हैं, 1 और 2। तो अभिक्रिया में
जो उत्पाद है उनका आयतन बढ़ जाता है। जब आयतन बढ़ रहा है तो दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग घट जाएगा। तीसरी अभिक्रिया मैं ले रहा हूं H2 प्लस I2 गिव्स 2HI, यानी यहाँ एक और एक दो अणु भाग ले रहे हैं, दो ही बढ़ रहे हैं, यानी आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, इसलिए अभिक्रिया के वेग में दाब का कोई प्रभाव नहीं होगा। लास्ट और अंतिम जो कारक है वो क्रिया कारकों का सतही पृष्ठीय क्षेत्रफल की अपन बात करते हैं। देखिए सामान्यतः जो अभिक्रिया है विषमांगी प्रकृति का मतलब कुछ अभिक्रिया कारक जो है ठोस प्रकृति के, कुछ जलीय प्रकृति के हों, तो जो अभिकारक भाग लेते हैं तो वो एक साथ जब उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का ज्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल विलायक के संपर्क में आएगा और अभिक्रिया ज्यादा संपन्न होगी, क्योंकि उसमें जो चूर्णित प्रकृति करेंगे अपन, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने का मतलब उसको टुकड़ों में तोड़ देंगे तो जो अंदर का भाग है वो भी संपर्क में आ जाएगा। जितना अधिक तोड़ते जाएंगे उतना संपर्क में आता जाएगा और अभिक्रिया शीघ्रता से संपन्न होगी। जैसे अपन किसी क्रिस्टल को, बड़े क्रिस्टल को डायरेक्ट विलायक में डालेंगे तो उसका जो बाहर का क्षेत्रफल है वही संपर्क में आएगा और अभिक्रिया धीमी गति संपन्न होगी। जब उसके टुकड़े करते जाएंगे तो अंदर का जो क्षेत्रफल है वो भी डायरेक्ट विलायक के संपर्क में आता जाएगा और अभिक्रिया शीघ्रता से संपन्न होगी। अब हम पढ़ते हैं अभिक्रिया के वेग की विमा और मात्रक। विमा की बात करते हैं तो इसकी विमा होगी आपके, देखिए वेग में आपने पढ़ा कि वेग क्या होता है, इकाई समय में होने वाले परिवर्तन को, यानी सांद्रता में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन, तो सांद्रता बटा समय, ये तो हो गई इसकी विमा। और जब मात्रक की बात करते हैं तो मात्रक हम देखते हैं कि सांद्रता को मोल प्रति लीटर में, मोल प्रति लीटर, और समय को आप ले सकते हैं सेकंड, मिनट, घंटा आदि में, तो सामान्यतः सेकंड में लेते हैं। तो इसकी जो मात्रक हो गया मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड या प्रति मिनट, या सेकंड की जगह आप मिनट भी ले सकते हैं। ये वेग की विमा और मात्रक होगी। अब हम पढ़ते हैं वेग की सांद्रता पर निर्भरता या वेग नियम या वेग व्यंजक। देखिए आपने अभी पढ़ा कि द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम ये कहता है कि अभिक्रिया का वेग सांद्रता बढ़ाने पर बढ़ता है। मैं एक सामान्य सी अभिक्रिया लिखता हूं, ए कोई अभिकारक है और उत्पाद बी दे रहा है, तो अभिक्रिया का जो वेग है, वेग आप जानते हैं कि वेग बराबर माइनस डी एक्टिव मास ऑफ ए अपॉन डी टी बराबर डी बी अपॉन डी टी। किसी समय टी पर मान लो कि बी एक्स बन रहा है, प्रारंभ में इसकी सांद्रता ए ले लूं तो टी समय पर इसकी तो a माइनस एक्स हो जाएगी, इसकी होगी x b की, तो b का जो वेग है वो वेग हो जाएगा आपके dx अपॉन dt, यानी t समय पर अगर इसकी सांद्रता, किसकी, उत्पाद की, ये पॉजिटिव ले रहा हूं क्योंकि उत्पाद की सांद्रता हमेशा पॉजिटिव होती है, तो इसका वेग dx अपॉन dt है। अब आप जानते हैं कि द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम ये कहता है कि अभिक्रिया का वेग जो अभिकारक या उत्पादों की सक्रिय सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो यहाँ केवल एक अभिकारक है, कौन सा, ए है, तो इस अभिक्रिया का वेग अनुक्रमानुपाती हो जाएगा CA या एक्टिव मास ऑफ ए भी आप लिख सकते हैं, इसको ये ऐसे भी लिख सकते हैं dx अपॉन dt अनुक्रमानुपाती एक्टिव मास ऑफ ए। दोनों तरीके से बता रहा हूं मैं, दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ dx अपॉन dt बराबर, क्योंकि ये समानुपाती नियत का चिन्ह है, ये समानुपाती चिन्ह है, तो समानुपाती चिन्ह को बराबर चिन्ह लगने के लिए एक नियतांक k लगा देते हैं, KCA, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप dx अपॉन dt बराबर k एक्टिव मास ऑफ A, यानी सक्रिय द्रव्यमान। तो ये जो k है वो कहलाता है वेग व्यंजक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग नियतांक, जो एक समानुपाती नियतांक है। अब ये कैसे निकालते हैं, जब भी कोई समानुपातिक नियतांक की आप बात करते हैं तो समानुपातिक नियतांक के लिए पहले क्लासों में हमने बताया कि जो समानुपाती चर हैं, जैसे एक्टिव मास ऑफ ए या सी है, इनका मान 1 कर दीजिए, बाकी जो इधर का मान आएगा वो के बराबर आएगा, वही उसका विशिष्ट मान होता है। विशिष्ट का मतलब एक निश्चित मान पर। तो यहाँ मैं सी ए या एक्टिव मास ऑफ ए बराबर 1 मोल प्रति लीटर ले लूं,
यानी या अन्य किसी इकाई में ले लूं, यानी इनकी सांद्रता को इकाई ले लूं, तो यहाँ पे dx अपॉन dt बराबर k आ जाएगा। या ये जो dx अपॉन dt बराबर k आया, यही हो गया विशिष्ट अभिक्रिया का वेग नियतांक या वेग व्यंजक या वेग नियम कहलाता है। तो ये क्या हो गया, इसकी परिभाषा अपन लिख सकते हैं कि अभिक्रिया का वह वेग जबकि सभी अभिकारकों की सांद्रता इकाई हो, अभिक्रिया का विशिष्ट वेग या वेग नियतांक कहलाता है। इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं जनरलाइजेशन करूं इसका, तो मान लीजिए कोई अभिक्रिया है जो है आपके N1A प्लस N2B गिव्स M1A प्लस M2B। यहाँ पे N1 N2 और M1 M2 जो गुणक है, इनका मान कुछ भी हो सकता है। तो प्रारंभ में इसका जो वेग है मैं dx अपॉन dt लेता हूं, जो a के बनने की दर और b के बनने की दर अनुक्रमानुपाती जो आती है, एक्टिव मास a द्रव्यानुपाती n1 पावर ये n1 में आ जाती है इनटू b की पावर n2। समानुपाती कांस्टेंट आ जाएगा, इसको हटाने के लिए dx अपॉन dt बराबर k एक्टिव मास ऑफ a की पावर n1 एक्टिव मास ऑफ b की पावर n2। तो यहां पर वही बात अपन लेते हैं कि एक्टिव मास ऑफ a बराबर एक्टिव मास ऑफ b बराबर मैं ले लेता हूं 1, यानी इनकी सांद्रता इकाई ले ली, तो वही dx अपॉन dt जो आ गया आपके, वो k के बराबर आ गया, और ये कहलाता है विशिष्ट अभिक्रिया वेग या विशिष्ट अभिक्रिया वेग नियतांक आपके कहलाता है। अब हम पढ़ रहे हैं विशिष्ट अभिक्रिया वेग नियतांक की विमा मात्रा के बारे में पढ़ रहे हैं। अपन ने अभी पढ़ा कि जो वेग है अभिक्रिया का, वो उसकी विमा होती है सांद्रता और बटा समय, यानी समय इनवर्स, और इसका मात्रक जो होता है वेग का, वो अपन ने पढ़ा मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड या प्रति मिनट, ये अपन ने लिया। अब अपन पढ़ रहे हैं किसकी, विशिष्ट अभिक्रिया वेग नियतांक की विमा। इसके लिए मैं एक जनरल अभिक्रिया लिखता हूं, मैं a प्लस b प्लस c और उत्पाद आपको प्राप्त हो रहा है। इसके लिए उत्पाद की t समय पर जो सांद्रता है वो x है, तो जो वेग हो जाएगा वो हो जाएगा आपके dx अपॉन dt बराबर k, जो विशिष्ट अभिक्रिया वेग नियतांक है, a की पावर a, b की पावर b, c की पावर c, ये आपके मल्टीप्लिकेशन में आपको प्राप्त हो जाएगा। आपको विमा और मात्रक निकालने के, तो सबके विमाएं रख देता हूं मैं यहाँ पर। तो यहाँ पे इसकी विमा रखता हूं सांद्रता बटा समय, या इसको ऐसे लिख देता हूं इंटू समय की पावर -1 बराबर k। यहाँ इस a की केवल सांद्रता है, तो सांद्रता की पावर a, विमा की बात कर रहे हैं। दूसरा सांद्रता की पावर b इंटू तीसरा है सांद्रता की पावर c, ये सांद्रता है। यहां देखिए सांद्रता सांद्रता सांद्रता, इसकी पावर a b और c है, तो k बराबर आ जाएगा k इंटू सांद्रता की पावर मैं लिख सकता हूं a प्लस b प्लस c। अपने को k की निकालनी है विमा, तो सांद्रता को इधर ले जाऊंगा, तो यहाँ 1 है, तो इधर जाके ये पावर 1 में हो जाएगी, यानी k बराबर k की जो विमा आ जाएगी वो आ जाएगी सांद्रता आपकी पावर, सांद्रता समय इनवर्स बटा सांद्रता की पावर a प्लस b प्लस c। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो आप जानते हैं घातांक नियम से सांद्रता की पावर 1 माइनस a प्लस b प्लस c, और ये समय इनवर्स, ये आपकी आ गई सांद्रता की वेग व्यंजक की विमा आपको प्राप्त हो गई। अब विमा से आप आसानी से इसका मात्रक निकाल सकते हैं। मात्रक निकालने के लिए आप देखें तो k का मात्रक आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे सांद्रता को लिखते हैं अपन मोल प्रति लीटर, सांद्रता का मात्रक मोल प्रति लीटर की पावर आप देख रहे हैं कि यहाँ 1 माइनस a प्लस b प्लस c,
और समय को मैं सेकंड में ले लेता हूं, तो सेकंड इनवर्स। तो यहां पर आपके मोल की पावर आ जाएगी आपके 1 माइनस ए प्लस बी प्लस सी इंटू, लीटर को ऊपर ले जाऊंगा तो ये ऊपर आके ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस 1 इंटू सेकेंड इनवर्स। ये आपके आ गया अभिक्रिया के जो विशिष्ट वेग है, वेग नियतांक है, उसकी जो मात्रक आ गया, ये विमा थी। इसको अच्छी तरह से आपको याद करना है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी आता है और लॉजिकली क्वेश्चन आता है कि इससे अपन कोटि को निर्धारित करेंगे और जब प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि की अभिक्रिया पढ़ेंगे तो उसमें वेग व्यंजक की जो विमाएं हैं वो अलग अलग होंगी और वो सब आप इस फॉर्मूले से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। अगर ये फॉर्मूला याद है तो मान के चलिए कि आपके 2 नंबर पक्के हैं। चलिए हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि से पहले मैं आपको बताऊं कि वेग समीकरण क्या होता है। वेग समीकरण अभिक्रिया के जो वेग और उसकी जो अभिकारक है उनकी सांद्रता में जो संबंध है उसे अभिक्रिया का वेग समीकरण कहते हैं। जैसे कि हम अभिक्रिया लेते हैं ए प्लस बी प्लस स्मॉल सी कैपिटल सी और उत्पाद आपको प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पे जो सांद्रता ए बी और सी की जो सांद्रता और इसके वेग में जो संबंध होगा इसका वेग समीकरण होगा। वेग समीकरण को मैं लिखता हूं dx/dt बराबर के, जो कि कांस्टेंट है, अभिक्रिया का विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग व्यंजक कहलाता है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। a की पावर a, b की पावर b और c की पावर c, ये अभिक्रिया का वेग समीकरण है। यहां पर अब हम आते हैं अभिक्रिया की कोटि पर। वेग समीकरण समझ के, तो वेग समीकरण में जो सांद्रता के पद है, एक्टिव मास ऑफ a की पावर e, b की पावर b, c की पावर c, तो यहाँ पर जो सांद्रता के पद हैं उनकी जो घातें हैं वो a, स्मॉल b और स्मॉल c है। इन सब का योग ही अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। यानी अभिक्रिया की कोटि बराबर a प्लस बी प्लस सी। तो यहां से अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा आप देख सकते हैं कि अभिक्रिया, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में सांद्रता के जो पद हैं, ये सांद्रता के पद, इन सांद्रता के पदों के जो घातांक हैं उन घातांकों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ध्यान रखिए, अगर आप अभिक्रिया के लिए केवल अभिकारक एक के संदर्भ में अभिक्रिया की कोटि निर्धारित करना चाहते हैं तो वो तो होगी a, b के संदर्भ में b और c के संदर्भ में c होगी और कुल अभिक्रिया का जो कोटि होगी वो तीनों के योग के बराबर होगी। यानी अलग अलग अभिकारक के लिए भी कोटि का निर्धारण आप कर सकते हैं, तो अलग अलग अभिकारकों की कोटि जो होगी वो उसकी सांद्रता के घातों के समानुपाती होगी। ध्यान रहे कि अभिक्रिया जब एक से अधिक पदों में संपन्न होती है तो अभिक्रिया में जहां पे जो मंद गति का पद होता है उसमें भाग लेने वाले अणुओं की संख्या ही अभिक्रिया की कोटि। यानी अभिक्रिया की कोटि की दूसरी परिभाषा आप ये लिख सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद, ध्यान रखिए वेग निर्धारक पद जो कि धीमी गति का होगा, उसमें भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की जो संख्या है वो ही अभिक्रिया की कोटि होगी। ध्यान रहे कि जो मंद वेग निर्धारक यानी वेग समीकरण में वही पद आएंगे जिनकी सांद्रता में परिवर्तन होता है। तो अब हम देखते हैं अभिक्रिया की कोटि कौन कौन सी हो सकती है। फर्स्ट, अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो तो यह अभिक्रिया कहलाएगी शून्य कोटि। तो इसका जो वेग समीकरण अगर आप लिखना चाहें तो dx/dt बराबर k एक्टिव मास ऑफ a या C0, कंसंट्रेशन C की पावर 0, कोई भी अभिकारक तो k, ये इसका वेग समीकरण हो जाएगा। दूसरा अपन लेते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर 1 हो, यानी तीनों जो है घातांकों का पदा का योग 1 हो, तो वो होगी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया से क्या मतलब हो गया कि वेग जो है वो अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होगा। ये केवल मान लो इसको k0। और अगर आप अभिक्रिया में a प्लस बी प्लस सी
बराबर जो लेते हैं 2, तो ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी। और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में अगर ए की अभिकारक भाग ले रहा है तो आप लिख सकते हैं dx/dt बराबर K2 एक्टिव मास ऑफ A की पावर 1 और एक्टिव मास ऑफ अगर ए के अभिकारक भाग ले रहा है तो इसकी पावर 2 हो जाएगी। और अलग अलग अभिकारक भाग ले रहे हैं, मान लीजिए ए और बी, तो अभिक्रिया का वेग समीकरण जो हो जाएगा वो जाएगा K2 एक्टिव मास ऑफ A और एक्टिव मास ऑफ B। यहाँ ए के संदर्भ में एक कोटि की, बी के संदर्भ में प्रथम कोटि की, कुल अभिक्रिया की जो कोटि हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। इसी प्रकार अगर आप लेना चाहें तो n a प्लस बी प्लस सी का मान अगर n है तो n कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। अब इसमें ये जो अभिकारक अणु है वो समान भी हो सकते हैं और भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं, लेकिन उनके जो वेग समीकरण में सांद्रता के जो पद हैं उनके घातांकों का योग जो होगा वो n होगा। मैं आपको बता दूं कि जो अभिक्रिया की कोटि है वो प्रायोगिक तौर पर निर्धारित होती है, सैद्धांतिक रूप से नहीं होती। कुछ अभिक्रियाओं के बारे में जैसे मैं बताऊं, ये अभिक्रिया 2N2O5 गिव्स 4NO2 प्लस O2। यहाँ आप देख रहे हैं कि दो अभिकारक के दो अणु भाग ले रहे हैं अभिक्रिया में, लेकिन इसकी जो कोटि है वो एक है, यानी ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। सैद्धांतिक रूप से आपको दो दिखने होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि ये जो अभिक्रिया की कोटि है वो केवल अभिक्रिया जब एक से अधिक पदों में संपन्न होती है तो जो वेग निर्धारक पद है उसमें भाग लेने वाले अणुओं की सांद्रता पर ही निर्भर करती है। जैसे मैं बात करूं कि ये जो अभिक्रिया है वो 3 पदों में संपन्न होती है। प्रथम पद में N2O5 का अपघटन होकर N2O3 आपको प्राप्त होता है और प्लस O2 प्राप्त हो गया। दूसरे पद में ये जो N2O5 है, N2O3 है, इसका विघटन होके NO प्लस NO2 आपको प्राप्त होगा। और फिर तीसरे पद में जो दूसरा N2O5 बचा, N2O5, ये इस NO से क्रिया करेगा और इस NO से क्रिया करके 3 अणु NO2 के प्राप्त कर लेगा। कुल मिला के इस अभिक्रिया में 2 N2O5 बने। अगर इसका योग करेंगे तो 2 N2O5 प्लस, या देखिए ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। कुल मिला के जो अभिक्रिया है उसमें क्या हुआ, आपके 4 NO2 बन गए और प्लस O2 आपको प्राप्त हो गया। यानी यहाँ इस अभिक्रिया में देखने पे तो ऐसा लगता है कि दो अणु भाग ले रहे हैं, दोनों की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन यहाँ आप देखें कि जो अभिक्रिया की कोटि है उसका निर्धारण केवल और केवल उस पद से होगा जो वेग निर्धारक पद होगा। और वेग निर्धारक पद जैसा कि आप जानते हैं केवल धीमी गति का पद होगा, या पद जो है वो मंद गति का पद होगा जो वेग निर्धारक पद है, वेग निर्धारक पद। और इस वेग निर्धारक पद में, और ये दोनों शेष पद हैं वो तीव्र गति से हैं, तो यहाँ वेग निर्धारक पद में केवल एक अणु भाग ले रहा है N2O5। तो जो वेग है dx/dt वो हो जाएगा आपके माइनस dN2O5/dt या K1 N2O5 की सांद्रता की घात 1, यानी अभिक्रिया प्रथम कोटि की यहाँ पे प्राप्त हुई। तो क्लियर हो गया होगा कि अभिक्रिया का जो कोटि है वो एक प्रायोगिक मान है, न कि सैद्धांतिक मान। दूसरा मैं आपको क्लियर कर दूं कि अभिक्रिया की जो कोटि है वो धनात्मक पूर्णांक हो सकती है, ऋणात्मक नहीं होगी। धनात्मक पूर्णांक 0 हो सकती है और भिन्न भी हो सकती है। कुछ अभिक्रिया के उदाहरण में शून्य कोटि की आप कहेंगे कि किसी अणु की सांद्रता में परिवर्तन ही नहीं हो रहा, मतलब शून्य कोटि की अभिक्रिया होने का मतलब ये कि किसी अणु की सांद्रता में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो फिर अभिक्रिया संपन्न कैसे होगी। इस प्रश्न का उत्तर मैं देता हूं कि एक उदाहरण अपन लेते हैं कि H2 प्लस Cl2 सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह अभिक्रिया 2HCl का निर्माण करें तो ये अभिक्रिया शून्य कोटि की होती है। यहाँ देखने में तो ये लग रहा है कि आपको दो अणु भाग ले रहे हैं, कौन कौन से ले रहे हैं, H2 और Cl2 भाग ले रहे हैं, तो यह अभिक्रिया 2 कोटि की होनी चाहिए, प्रथम कोटि की इसके संदर्भ में, इसके संदर्भ में, लेकिन ये इसकी जो कोटि है वो होती है 0। यहां इसको स्पष्ट करने के लिए मैं बता दूं कि ये अभिक्रिया दिखने में तो दो अणु भाग ले रहे हैं, 2 कोटि की दिख रही है, लेकिन प्रायोगिक तौर पर इसका मान मैंने अभी बताया कि जो कोटि का निर्धारण है वो प्रायोगिक तौर पर निर्धारित होता है प्रैक्टिकल में। अब इसका प्रैक्टिकल क्या है कि जब इस अभिक्रिया को संपन्न करवाया जाता है तो जो
अभिकारक हैं उनको एक जार में लेके इसमें अपन ये ले लेते हैं H2 और प्लस Cl2 और सूर्य के प्रकाश में रख दें और इसको जल से भरे पात्र में, परख नली को जल से भरे पात्र में क्या कर दें अपन उल्टा रख दें। तो अभिक्रिया जैसे ही संपन्न होगी H2 और Cl2 मिलके 2HCl बनाएंगे और ये जैसे HCl बनेगा, जैसे मान लीजिए जल में रखती तो यहां तक पहले H2 और Cl2 गैस भरी हुई थी, अब जैसे ही HCl बनेगा यानी इनकी सांद्रता यानी इनकी संख्या तो कम हो गई, HCl बना, जो HCl बना वो जल के द्वारा क्या कर लिया गया, अवशोषित कर लिया गया और जैसे ये जल के द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा जल का स्तर ऊपर चढ़ जाएगा। अब ऊपर चढ़ जाएगा, यहाँ अणुओं की संख्या कम हुई तो इसका आयतन भी तो कम हो गया इतना, फिर बना और फिर इसका जल का स्तर ऊपर चढ़ता जाएगा। यानी जिस अनुपात से इनके अणुओं की संख्या कम होती है उसी अनुपात में इनका आयतन भी कम हो रहा है। जब आयतन कम हो रहा है तो आप जानते हैं कि जो सांद्रता है वो इकाई आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या है, तो यहाँ इकाई आयतन में अणुओं की संख्या निश्चित रहेगी, क्योंकि अणुओं की संख्या घट रही है तो आयतन भी घट रहा है, क्योंकि पानी का तल ऊपर चढ़ रहा है इसलिए इनकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होगा और ये अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। तो अब कुछ अभिक्रियाएं जो सामान्य तौर पर अपन देखते हैं कि जैसे ए उत्पाद, तो इसकी कोटि सामान्य रूप से प्रथम कोटि की होगी। प्रायोगिक रूप से अगर मैं ये लिखता हूं a प्लस ए या 2a, इसको 2a भी लिख सकता हूं, 2a उत्पाद, तो ये अगर दोनों अणुओं की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है तो दो कोटि की होगी। दो कोटि की अभिक्रिया को ऐसे भी जो ए के संदर्भ में और बी के संदर्भ में हो तो उत्पाद प्राप्त हो रहा हो तो इसकी कोटि भी 1 प्लस 1 बराबर 2 हो जाएगी। इसका एग्जांपल मैं दूं आपको, H2 प्लस I2 gives 2HI, ये जो अभिक्रिया है द्वितीय कोटि की होगी। अगर अपन बात करें तृतीय कोटि की तो 3A gives उत्पाद, तो यहाँ पे ये तृतीय कोटि की हो सकती है। तृतीय कोटि की इस प्रकार से भी होती है, दो अणुओं में ए में सांद्रता में परिवर्तन हो और बी के एक अणु में, तो भी आपको 3 कोटि की होगी। अगर ऐसे होगी ए का एक अणु और बी के दो अणुओं की सांद्रता में परिवर्तन हो तो भी 3 कोटि की होगी। और अगर तीनों अणु अलग अलग प्रकार के हों तो आपको उत्पाद प्राप्त हो रहा है तो ये भी 3 कोटि की अभिक्रिया होगी। ए के संदर्भ में 1, बी के संदर्भ में 1, सी के संदर्भ में, कुल मिला के 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। यहाँ पे 1 प्लस 2 3 कोटि की और यहाँ 2 प्लस 1 बराबर 3 कोटि की अभिक्रिया होगी। तो अभी अपन ने बताया कि अभिक्रिया की कोटि के संदर्भ में दो चीजें आप निर्धारित कर लें कि पहला तो ये प्रायोगिक मान है, दूसरा ये शून्य पूर्णांक और भिन्न हो सकती है और ये केवल अभिक्रिया के समीकरण को देख के पता नहीं लगाई जा सकती है। अभिक्रिया की अनुसंख्यता पढ़ते हैं। पहले मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं अभिक्रिया की कोटि जिसकी भिन्न हो सकती है। पैरा हाइड्रोजन और ऑर्थो हाइड्रोजन का जो उससे अपघटन होता है वो 3/2 कोटि का होता है। अब बात करते हैं अपन अनुसंख्यता की। अनुसंख्यता से मतलब नाम से ही पता है कि अणुओं की संख्या, यानी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या अभिक्रिया के लिए अनुसंख्यता कहलाती है। जैसे A प्लस A उत्पाद आपको प्राप्त हो रहा है तो इसकी अनुसंख्यता 2 हो गई, A और A। जैसे अभी अपन ने देखा था N2O5, इसका अपघटन हुआ था, 2 अणु भाग ले रहे थे और इसमें 4NO2 प्लस O2। अपने को इसको नहीं देखना है, इसमें केवल अभिकारक देखना है और अभिकारक केवल 2 यहाँ पे भाग ले रहे हैं तो इसकी अनुसंख्यता 2 हो जाएगी, लेकिन कोटि 1 होगी। कोटि के बारे में मैं बता चुका हूं कि एक निर्धारित पद में, जबकि यहाँ कुल भाग लेने वाले अणुओं की संख्या में। ये मुख्य अंतर है अनुसंख्यता और कोटि में कि अनुसंख्यता जो है वो सैद्धांतिक मान है, वो प्रायोगिक मान है, वो वेग निर्धारित पद पर निर्भर करती है और अनुसंख्यता जो है सैद्धांतिक रूप से। यहाँ पे मैंने अभी थोड़ा सा देर पहले एग्जांपल दिया था H2 प्लस Cl2 gives 2HCl। ये जो अनुसंख्यता इसकी 1 प्लस 1 2 हो गई और इसकी कोटि 0 थी, कोटि 0। इसी प्रकार में एथिल एसीटेट का जो जल अपघटन होता है CH3 COO C2H5, ये एथिल एसीटेट, इसका जल अपघटन अम्लीय माध्यम में करवाएं H प्लस आयन की उपस्थिति में तो आपको एसिटिक एसिड CH3COH प्लस C2H5 एल्कोहल प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि इसमें 1 और 1 2 अणु भाग लेने, लेकिन इसकी कोटि भी 1 है। यानी यहाँ पे अनुसंख्यता किसी भी अभिक्रिया की अनुसंख्यता और कोटि दोनों भिन्न हो सकती है। मैं फिर क्लियर करना चाहूंगा कि अनुसंख्यता
सैद्धांतिक मान है, जबकि अभिक्रिया की कोटि जो है वो आपके प्रायोगिक मान है। इसी प्रकार एग्जांपल लें H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। यहाँ पे इस अभिक्रिया के बारे में बता दूं, इससे इसका कंपैरिजन नहीं करें कभी भी, क्योंकि यह अभिक्रिया H2 के लिए प्रथम कोटि की, I2 के लिए प्रथम कोटि की, कुल 2 कोटि की, और अणुसंख्यता भी इसकी 2 है। यानी यहाँ पे अणुसंख्यता और कोटि बराबर है, यानी अणुसंख्यता और कोटि बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो चलिए, आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट आप जरूर करिए, ताकि मैं अच्छे से और आगे अच्छे से पढ़ा सकूं, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है, मैंने सरल सा टॉपिक लिया है, लेकिन ये आगे बहुत काम में आएगा। तो अब हम चलते हैं अभिक्रिया के वेग समीकरणों की ओर। वेग समीकरण जो लेते हैं अपन, शून्य कोटि, प्रथम कोटि, जो सीनियर के सिलेबस में प्रथम कोटि तक है और बीएससी में हायर ऑर्डर तक है, तो अपन सबसे पहले शून्य कोटि की अभिक्रिया लेते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग समीकरण अपन निर्धारित करते हैं, या समाकलित वेग समीकरण शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया से मैं आपको बता दूं कि वह अभिक्रिया जिसकी कोटि शून्य हो, अर्थात जिसके किसी अणु की सांद्रता में परिवर्तन नहीं हो, या वेग समीकरण में वेग जो है वो सांद्रता की शून्य घात के समानुपाती हो। इसको 2 नोटेशन से मैं आपके सामने क्लियर करूंगा कि पहला तो C सांद्रता मान ले, या आप एक्टिव मास ऑफ A लेके, मान लीजिए कोई भी अभिक्रिया है A और आपको उत्पाद प्राप्त हो रहा है, तो इसका जो वेग होगा किसी समय पर, प्रारंभ में जब अपन मानते हैं इसकी जो सांद्रता है वो A है और उत्पाद की 0 है, कुछ समय बाद में इसकी x हो जाती है, इसकी A माइनस x हो जाती है। तो इसके वेग को आप जो दर्शा सकते हैं वो इस प्रकार से दर्शा सकते हैं कि वेग dx अपॉन dt उत्पाद के संदर्भ में, या इस अभिकार के संदर्भ में अगर आप दर्शाना चाहें तो dA माइनस x अपॉन dt ऐसे भी दर्शा सकते हैं। और ये K एक्टिव मास ऑफ A की सांद्रता के 0 घात के समानुपाती है, इसके साथ A की 0 घात के। तो यहाँ पे मैं लेता हूं dx अपॉन dt बराबर K, और A की घात 0, किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो अपन ये मानते हैं कि उसका मान 1 होता है, और 1 को इससे मल्टीप्लाई किया K ही बच जाएगा। कई बार इस नोटेशन को ऐसे भी लिखा जाता है dx अपॉन dt K C की घात 0, यानी कंसंट्रेशन, और ये K बच जाएगा। सेम यहाँ तक वही रहेगा। अब यहाँ पे इसका समाकलित वेग समीकरण अपने को फाइंड करना है, तो ये अवकल समीकरण है एक, और इस अवकल समीकरण में अपन चरों को पृथक कर लें, dx इधर रख लूं, dt को इधर ले जाऊं तो k dt हो जाएगा, और दोनों ओर समाकलन कर दूं मैं। समाकलन करने पर आसान सा समाकलन है, तो इसका समाकलन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर समाकलन ऑफ k dt। k कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन dt बच जाएगा, इधर dx बराबर बच जाएगा। तो यहाँ पे dx का समाकलन आप जानते हैं x होता है, x उत्पाद की जो सांद्रता है किसी समय t पर है, बराबर k और t, और समाकलन के साथ कोई भी समाकलन कांस्टेंट a मान लो, या i मान लो, या c मान लो, जो भी आप मानना चाहें वो यहाँ पे मान सकते हैं। ये समीकरण नंबर 2 आपको प्राप्त हो गया। समाकलन कांस्टेंट का मान आप इनिशियल कंडीशन से, यानी प्रारंभिक कंडीशन से आप प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभ में जब t बराबर 0 था, यानी समय 0 जब अभिक्रिया शुरू हुई थी, तो आप जानते हैं कि ये कितना था, उत्पाद की सांद्रता x का मान 0 था, तो x बराबर 0 था। तो यहाँ पे रख दूं मैं 0 इस समीकरण 1 में, बराबर k इंटू t0 प्लस i। तो यहाँ से सॉल्यूशन करूंगा तो i बराबर आपके पास 0 आ जाएगा, यानी i का मान 0, यानी समाकलन कांस्टेंट का मान 0, तो x बराबर kt आपको आ गया। तो यहाँ पे ये समीकरण आ गया समाकलित वेग समीकरण पर शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, और इसका जो वेग व्यंजक है k बराबर आ जाएगा x अपॉन t। तो यहां से एक निष्कर्ष निकलता है कि k जो है वो अनुक्रमानुपाती है x के, और k अनुक्रमानुपाती 1 अपॉन t के, यानी जो वेग व्यंजक है वो अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होगा, उत्पाद की सांद्रता के समानुपाती होगा। तो यहाँ पर जितनी सांद्रता आप अभिकारक की लेंगे उतना ही k का मान अधिक प्राप्त होगा। अब यहाँ इस समीकरण 2 से आप देखते हैं कि आप
एक्स और टी में ग्राफ खींचे, अगर आलेख खींचे किसमें, एक्स और टी में, तो यहाँ पे आप इस समीकरण की तुलना करने पर पाएंगे कि x बराबर के टी, ये समीकरण आपको दिया गया है, इसकी तुलना आप y बराबर mx से करें। ये y बराबर mx एक ऐसी सरल रेखा का समीकरण है जो मूल बिंदु से गुजरती है, यानी x और t में मैं ग्राफ खींचूं, यहाँ t ले लेता हूं मैं और यहाँ x सांद्रता ले लेता हूं उत्पाद की, तो ये मूल बिंदु से गुजरती हुई एक रेखा प्राप्त होगी, सीधी रेखा प्राप्त होगी, जिसका जो ढाल होगा वो किसको निरूपित करेगा, k को निरूपित करेगा। यानी ये जो ढाल है आप प्रायोगिक रूप से इसको याद कर सकते हैं, वेग व्यंजक का मान के ढाल k के बराबर आपको प्राप्त होगा। अब आपको जो है, चलिए अब देखते हैं अपन इसकी अर्धायु। अर्धायु काल से क्या तात्पर्य है। अर्धायु कोई भी जो अभिक्रिया है उसके अभिकारकों के आधे अणु उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं तो उसे अर्धायु कहते हैं। हमने प्रारंभ में ए की सांद्रता जो ए ली थी, तो टी समय t1/2 अर्धायु मानता हूं मैं, तो x बराबर a/2 यानी आधे अणु रह जाएंगे। तो यहाँ इस समीकरण में मैं पुट करता हूं वैल्यू, तो x की वैल्यू तो a/2 बराबर k और t1/2, तो यहाँ t हाफ जो प्राप्त होगा वो आपको प्राप्त होगा a/2k। तो t हाफ जो आएगा अनुक्रमानुपाती, क्योंकि k तो कांस्टेंट है a, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि जो अर्धायु काल है वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है, यानी जितनी अधिक आप प्रारंभिक सांद्रता लेंगे अभिकारकों की, उतनी ही शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए आपके अर्धायु काल बढ़ जाएगा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल मैं बताता हूं कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था H2 प्लस Cl2 जो है वो HNO की उपस्थिति में 2HCl आपको प्राप्त हुआ था। अमोनिया का जो अपघटन करवाएं किसकी उपस्थिति में, टंगस्टन और Au की उपस्थिति में, Au और टंगस्टन की उपस्थिति में, तो आपको जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन प्राप्त होता है, ये भी शून्य कोटि की अभिक्रियाएं हैं। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो शून्य कोटि की अभिक्रिया।